औरत अपने ही नवजात बच्चे को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन ही वो सोचने लगी थी कि कैसे इस सब से छुटकारा पाया जाए। उसने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला कि वो बस से घर जाएंगे और फिर मुड़कर भारी भीड़ में भाग गई और फिर ऐसे गायब हुई कि उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इस तरह बाप बेटी को बेरमी से अकेला छोड़ दिया गया। सैम वही खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बाहों में उस नन्ही सी जान को देखकर सैम, जिसका दिमाग सिर्फ एक 7 साल के बच्चे जितना था, पूरी तरह से घबरा गया। उसे नहीं पता था कि किस साइज का डायपर खरीदना है और न ही वो दुकान में रखे इतने सारे दूध के डिब्बों में फर्क कर पा रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी आधी रात को लगातार क्यों रो रही है। वो बस उस छोटी सी बच्ची को गले लगाए इधर उधर टहलता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। उसकी माँ ने क्या कहा? उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी नहीं है। वो बोली कि ये उसकी जिंदगी नहीं है। वो उसे छोड़कर चली गई। उसे रोते हुए देखकर घबराए हुए सैम को एनी ने न सिर्फ ये बताया कि उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, बल्कि बच्ची को आराम देने के कई छोटे छोटे तरीके भी सिखाए। सबसे अच्छी बात यह थी कि सैम को समय ठीक से देखना नहीं आता था, इसलिए एनी ने दूध पिलाने के समय को उसके पसंदीदा टीवी शोज के टाइम के हिसाब से लिख दिया। बच्चों को पालने का ये अनोखा तरीका सच में काम कर गया। लूसी का रोना धीरे धीरे प्यारी सी आवाजों में बदल गया। हालांकि सैम बचपन से ही अनाथालय में रहा था और उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसके कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे दोस्त जिन्हें किस्मत ने उसी की तरह अधूरा बना दिया था, और उन्हीं दोस्तों ने अपने बेपनाह प्यार से छोटी लूसी के लिए एक ऐसा परिवार बनाया जो खून के रिश्तों से भी मजबूत था। शुरुआत में सैम लूसी को अपने साथ काम पर ले जाता था, लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगी उसे साथ रखना मुश्किल होने लगा। मजबूर होकर सैम को एक बार फिर एनी से मदद मांगनी पड़ी। एनी पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन लूसी की प्यारी सी आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया। अब सैम चैन से अपने काम पर जा सकता था। सभी लोगों के प्यार और देखभाल में लूसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और बाकी बच्चों की तरह लूसी भी उस उम्र में आ गई जब बच्चे हर बात पर क्यों पूछते हैं। वो कीड़ों के बारे में पूछती, आसमान के रंग और आकार के बारे में सोचती, और ये भी पूछती कि आदमी गंजे क्यों हो जाते हैं। शुरुआत में लूसी के सवाल बहुत आसान और सीधे होते थे और सैम हमेशा उनका सही जवाब दे देता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दुनिया और सवाल बड़े होने लगे, सैम की समझ कम पड़ने लगी। कुछ ऐसे सवाल जिनका उसने कभी सोचा नहीं था और जिन्हें वो समझ भी नहीं सकता था, लूसी अक्सर पूछने लगी, जैसे कि मेरी माँ कब वापस आएगी, और पापा क्या भगवान ने किसी गलती से आपको ऐसा बनाया है? तुम्हारा क्या मतलब है? आप दूसरे पिताओं की तरह नहीं है। अपनी बेटी के इस सीधे सवाल को सुनकर सैम ऐसे घबरा गया जैसे किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो। वो अंदर से डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो बस बार बार माफी मांगने लगा। कोई बात नहीं डैडी, माफी मत मांगो, मैं लकी हूँ क्योंकि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं गए। देखते ही देखते लूसी बड़ी हो गई और किंडरगार्टन जाने के लायक हो गई। सैम अपने दोस्तों के साथ बेटी के लिए नए जूते खरीदने गया। सब दोस्त मिलकर अलग अलग सलाह देने लगे। किसी ने सुंदर प्रिंसेस वाले जूते बताए तो किसी को लाइट वाले जूते पसंद आए। इतने सारे बेहतरीन जूतों में से लूसी ने सबसे सस्ते और सबसे सादे जूते चुने, लेकिन फिर भी बिल चुकाते समय सैम के पास पैसे कम पड़ गए। उसके दोस्तों ने तुरंत अपनी जेबें टटोली और सबने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर बिल भरने की कोशिश की। दुकान का नेक दिल कर्मचारी ये सब देख रहा था। हालांकि $1 अभी भी कम था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तरफ से वो कमी पूरी कर दी और साथ ही उन सबको एक एक गुब्बारा भी दिया। उनकी जिंदगी भले ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन सैम के प्यार में कोई कमी नहीं थी। उसने हर कदम पर अपनी बेटी का साथ देकर उसके बचपन को बहुत ही प्यारा और सुरक्षित बना दिया था। सैम स्कूल के हर कार्यक्रम में जाता था। जब भी लूसी स्टेज पर अपने डायलॉग भूल जाती तो सैम दर्शकों के बीच से उसे इशारे करके बड़ी चतुराई से याद दिलाने में मदद करता था, जिससे लूसी का आत्मविश्वास वापस आ जाता। लेकिन हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता। सैम ने देखा कि कुछ माता पिता जब उनके बच्चे स्टेज पर कुछ भूल जाते थे तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते थे। वो सबके सामने अपने बच्चों को जोर जोर से डांटने लगते और कहते कि तुम इतने नालायक क्यों हो। उन्हें लगता था जैसे बच्चे की छोटी सी गलती ने उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती करवा दी हो। एक दिन लूसी एक लड़के को घर लेकर आई, लेकिन उस क्लासमेट ने कहा कि लूसी तुम्हारे पापा तो अजीब है। लूसी को इसमें कोई बुराई नहीं लगी, उसने मान लिया, लेकिन वो लड़का इसी बात को पकड़कर बैठ गया। पिता का अलग होना और क्लासमेट्स के तानों के कारण लूसी ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया उन्हें कैसे देखती है। सोने से पहले सैम रोज की तरह अपनी बेटी को कहानी सुनाने लगा, लेकिन जैसे जैसे लूसी की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, किताबों के वाक्य भी बड़े और मुश्किल होने लगे थे। सैम को पढ़ने में दिक्कत होने लगी। वो अक्सर शब्दों पर अटक जाता था और इसके उलट लूसी ही उसे सही शब्द बताती रहती थी। अपने पिता को इतनी मुश्किल से पढ़ते देख उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। पापा को शर्मिंदगी महसूस न हो, इसलिए उसने जानबूझकर झूठ कहा कि उसे ये किताब पसंद नहीं है और वो आसान किताब ले आई। हालांकि वो उस आसान किताब की कहानी कई बार सुन चुकी थी, लेकिन अपने पापा को खुश देखने के लिए ये छोटा सा समझौता उसके लिए कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही दिन लूसी की टीचर परेशान होकर सैम से मिलने आई। लूसी के मार्क्स लगातार गिर रहे थे और इससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी कि वो कुछ भी नया सीखने से मना कर रही थी। टीचर ने सैम को ब्लैक बोर्ड पर बनी एक ड्राइंग दिखाई। उसमें एक बड़ी सी लूसी अपने छोटे से पापा का हाथ पकड़े खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैम को देखभाल की जरूरत हो। लूसी ने अपने पिता की कमजोरी को देख लिया था, इसलिए वो अपने दिमाग को उसी स्तर पर रोक देना चाहती थी जहाँ तक उसके पापा समझ सके। उसे डर था कि अगर वो आगे बढ़ गई तो उसके पापा पीछे अकेले छूट जाएंगे। टीचर इस बात से बहुत चिंतित थी और इस मामले की खबर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस तक भी पहुंच गई। रात को जब लूसी अपनी किताब पढ़ रही थी तो वो उन मुश्किल शब्दों को छोड़ रही थी जो उसके पापा के लिए समझना कठिन था। जब सैम ने उससे वो शब्द पढ़ने की जिद की तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे भी ये पढ़ना नहीं आता। जाहिर है सैम को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए पहली बार उसने एक पिता की तरह सख्ती दिखाई और लूसी को वो पढ़ने का आदेश दिया। भले ही बेटी ने बार बार मना किया, लेकिन सैम ने हार नहीं मानी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है, मैं हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है क्योंकि आप वो लाइन पढ़ सकते हैं।
मैं पढ़ना नहीं चाहती। अगर आप भी नहीं पढ़ सकते तो नहीं, ऐसा मेरी खुशी के लिए करो। तुम्हें पढ़ता हुआ सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सैम की लगातार जिद के आगे लूसी को हार माननी पड़ी। उसकी उस छोटी सी दुनिया में उसके पापा की खुशी ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगले दिन सैम लूसी को उसके फेवरेट बच्चों वाले रेस्टोरेंट में ले गया। लूसी ने अपनी खुशी को छुपाते हुए बस थोड़ा सा ही खाना ऑर्डर किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा के ज्यादा पैसे खर्च हो। और जब सैम ने देखा कि मेनू में उसका मनपसंद पैनकेक नहीं है तो वो एक निराश बच्चे की तरह तुरंत रोने लगा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। सब लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगे, जिससे लूसी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इतना ही नहीं, स्कूल के क्रिसमस इवेंट में सैम ने बच्चों की तरह सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो किसी भी बच्चे से ज्यादा मस्ती कर रहा था। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने उसका बहुत जोर से मजाक उड़ाया। लूसी अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गई। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस पल डर और शर्म ने उसे घेर लिया। उसे डर था कि कहीं लोग उन्हें बाप बेटी न समझ ले। जल्द ही लूसी का 7वां जन्मदिन आ गया। सैम ने छुपकर बहुत से लोगों को बुलाया ताकि वो अपनी बेटी को एक सरप्राइज दे सके। यहाँ तक कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस की वर्कर को भी उसने अपनी खुशी में शामिल कर लिया और सब लूसी का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही लूसी घर पहुंचने वाली थी, वही क्लासमेट लड़का किसी भी बात को मानने से इनकार करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जोर जोर से सैम का मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कहा। गुस्से और हड़बड़ाहट में सैम ने गलती से उसे धक्का दे दिया। ये देखकर पास खड़े उस लड़के के माता पिता तुरंत भड़क गए और हंगामा कर दिया। उस लड़के के कड़वे शब्द बिजली की तरह सैम और लूसी दोनों पर एक साथ गिरे। लूसी बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गई। पास खड़ी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस की वर्कर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उन्हें लगा कि सैम दिमागी तौर पर स्थिर नहीं है और वो न सिर्फ बच्ची की देखभाल करने में असमर्थ है, बल्कि बच्ची के लिए खतरा भी बन सकता है। लेकिन सैम को तो सिर्फ अपनी बेटी के जन्मदिन की फिक्र थी। वो खुद को कोस रहा था कि वो एक अच्छी पार्टी नहीं दे पाया। जज ने फैसला सुनाया कि लूसी को फिलहाल किसी और को सौंप दिया जाए। सैम हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपनी बेटी से मिल सकता था, हर बार बस 2 घंटे के लिए। ये खबर सुनकर सैम एकदम सुन्न रह गया, जिसका दिमाग एक 7 साल के बच्चे जैसा था। उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया थी। वही एक ऐसा प्यार थी जिसे वो समझ सकता था और जो सिर्फ उसका था। कोर्ट में कोई भी सैम के लिए बोलने को तैयार नहीं था। उस सन्नाटे में ये सुनवाई जल्दी ही खत्म कर दी गई। हर तरफ से निराश होकर सैम ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। सबने खूब सोच विचार किया और आखिरकार अखबार में एक वकील रीटा को खोज निकाला जो कभी कोई केस नहीं आ रही थी। लेकिन वो एक बड़ी बात भूल गए। जब सैम बहुत उम्मीदों के साथ रीटा के पास पहुंचा तो वो उसकी सबसे छोटी फीस भी नहीं चुका पा रहा था। रीटा ने बस कुछ ही सेकंड में सैम के दिमाग और पैसों की हालत का अंदाजा लगा लिया और उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बातचीत का नतीजा तो शुरू से ही तय था। रीटा की दुनिया में समय और उसका काम एक बिकाऊ चीज थे और जाहिर था कि सैम उसका क्लाइंट नहीं बन सकता था। जिस दिन का सैम को बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। सैम ने खास तौर पर लूसी का मनपसंद पिंक केक मंगवाया, लेकिन इस सरप्राइज के चक्कर में उसे पूरे 2 घंटे की देरी हो गई। स्टाफ ने लूसी को कहा कि वो और इंतजार ना करे। बाप बेटी दोनों को निगरानी में ही बात करनी थी और उनकी हर बात रिकॉर्ड की जा रही थी, क्योंकि तुम्हारे कान बड़े हो गए हैं, तुम्हारी आंखें बूढ़ी हो गई है। सैम भले ही दुनिया की उलझने नहीं समझता था, लेकिन अपनी बेटी की आंखों का दर्द वो साफ देख सकता था। उसने बहुत सोचा और तय किया कि अपनी अगली सैलरी से वो एक टेलीफोन रिकॉर्डर खरीदेगा। ये बहुत महंगा था, लेकिन लूसी की आवाज सुनने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने लूसी से वादा किया कि उसे जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला है और वो अच्छी कॉफी बनाना भी सीख रहा है, इसलिए वो बिल्कुल फिक्र ना करे। मुझे माफ कर दो पापा, ये मेरी ही गलती है, ऐसा मत कहो। नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और पापा नहीं चाहिए। क्या तुमने सुना? मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई और पापा नहीं चाहिए। उसके अलावा तुमने ये सब लिख क्यों नहीं लिया? लूसी की कस्ती वापस पाने के लिए वो हर रोज रीटा के ऑफिस आता था और बार बार उससे मदद मांगता था। रीटा हर बार मना कर देती थी, लेकिन ये सब देखकर उसके साथ काम करने वाले ताने मारने लगे। वो कहते कि रीटा कुछ ज्यादा ही चालाक है और बस पैसों के पीछे भागती है, उसमें कोई इंसानियत नहीं है। इन बातों ने रीटा पर इतना दबाव बना दिया कि शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए रीटा ने सबके सामने कह दिया कि वो फ्री में सैम का केस लड़ेगी। लेकिन कोर्ट में ये साबित करना बहुत मुश्किल था कि सैम अकेले अपनी बेटी को पाल सकता है। रीटा ने सैम के दोस्तों से बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त भी बिल्कुल सैम जैसे ही थे। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनके जवाब इतने बचकाने और अजीब थे कि कोर्ट उन पर कभी भरोसा नहीं करता। कोर्ट की तारीख पास आ रही थी और उन्हें किसी ऐसे समझदार और पढ़े लिखे इंसान की जरूरत थी जो उनकी मदद कर सके। रीटा के कहने पर सैम को सिर्फ एनी का ही नाम याद आया। वही एक ऐसी इंसान थी जो उन दोनों के बारे में सब कुछ जानती थी और उसने कॉलेज की पढ़ाई भी की थी। लेकिन पता नहीं क्यों एनी हिचकिचा रही थी और आखिरकार उसने बड़े प्यार से मना कर दिया। इसीलिए जब कोर्ट शुरू हुआ तो वहाँ सिर्फ सैम के वो प्यारे दोस्त ही मौजूद थे। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट की तरफ से आए साइकोलॉजिस्ट ने तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। उसने कहा कि सैम एक पिता होकर भी हमेशा गलतियां करने से डरता है, अपनी बेटी के सामने घबरा जाता है और बार बार खुद पर ही शक करता है। रीटा ने तुरंत जवाब दिया कि एक ऐसा पिता जो अच्छा करने की चाह में डरता हो, क्या वो ऐसे पिता से बेहतर नहीं है जिसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता? लेकिन तभी सैम बोल पड़ा, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया सैम। रीटा बिना घबराए डटी रही और उसने डॉक्टर की बात को ही पलट कर पूछा, तो क्या आपके हिसाब से जब कोई पहली बार पेरेंट बनता है और खुद पर शक करता है तो क्या वो एक बुरा पेरेंट है? इसके तुरंत बाद रीटा ने एक और बड़ा हमला किया और कहा कि खुद डॉक्टर के बेटे ने कभी ड्रग्स लिए थे। डेविस मैम, जब आपका बेटा ऐसा कर रहा था तब क्या आपको नहीं लगा कि आपसे कोई गलती हुई है? बहुत बड़ी गलती। हाँ, रीटा के काम पर कोई शक नहीं कर सकता था। वो एक शांत सर्जन की तरह थी जो हमेशा सामने वाले की दिमागी और जज्बाती कमजोरी पकड़ लेती थी। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसने एक बड़े डॉक्टर को गवाही देने के लिए बुलाया। उस डॉक्टर के पिता का भी दिमागी विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा और काबिल बनाया। ये जीती जागती मिसाल एक आईने की तरह थी जो दिखा रही थी कि सैम भी एक अच्छा पिता बन सकता है। सब कुछ उनके हाथ में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन कानून के कायदे कभी कभी बहुत ठंडे और सख्त होते हैं। हालांकि रीटा ने कोर्ट में अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन आखिर में फैसला उनके हक में नहीं आया। अपने पापा को हमेशा के लिए खो देने के डर
डर से लूसी वॉशरूम जाने का बहाना करके चुपचाप बाहर आ गई। उसने झूठ कहा कि उसे सैम के साथ पार्क जाने की परमिशन मिल गई है और इस तरह सैम मासूमियत में अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी शुरू होने के बाद ही लूसी ने उसे सच बताया। ये किसी 7 साल के बच्चे की सोच नहीं लगती, फिर भी उसने ये बात कितने सच्चे मन से कही। अफसोस कि उनका ये भागना ज्यादा देर तक नहीं चल सका। रात के 3 बजे बाप बेटी को पार्क में ढूंढ लिया गया। जब रीटा को ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गई। कस्ती केस के इस सबसे अहम मौके पर सैम ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। इससे पूरा का पूरा केस बर्बाद हो सकता था। तभी अचानक लूसी भागती हुई बाहर आई। प्लीज गोली मत चलाना, ये मेरा आइडिया था, प्लीज ऐसा मत करो। ये देखकर रीटा को अपने बेटे की याद आ गई जो लूसी की उम्र का था और उसका दिल पसीज गया। अगले दिन कोर्ट के लोग पूछताछ करने आए। लूसी ने गंभीरता से अपना दायां हाथ उठाकर कसम खाई लेकिन बाएं हाथ की उंगलियों को क्रॉस कर लिया। ये भगवान से माफी मांगने का तरीका था क्योंकि अब वो जो भी कहने वाली थी वो सब झूठ था। उसने कल रात भागने की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चाहे कुछ भी पूछा, लूसी अपनी बात पर अड़ी रही। जिस शांति से वो झूठ बोल रही थी वो किसी 7 साल के बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। इस वजह से स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उन्होंने तरीका बदला और बच्ची के दिल की सबसे नाजुक जगह पर वार करना शुरू किया। इस सवाल ने लूसी को बहुत देर तक सोच में डाल दिया। आखिर में उसने मजबूती से जवाब दिया। सैम ये सब चुपचाप देख रहा था। अगर भगवान उससे सब कुछ छीन भी ले तब भी वो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी बेटी को कोई सजा न मिले। दूसरी सुनवाई के दिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई। एनी जिसने कोर्ट में आने से मना कर दिया था वो कांपते हुए कोर्ट में आ गई। सैम ने चुशी से उसे गले लगा लिया। एनी के आने से उनके जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे पता है आप सबको लगता है कि वो भले ही बहुत स्मार्ट है लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि वो तो आपके कहने का मतलब है कि आपको कोई चिंता नहीं है लूसी के फ्यूचर की? नहीं, लेकिन सामने वाले वकील भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने भी पहले से बहुत तैयारी कर रखी थी। एनी की बातों को सुनकर उन्होंने कहा कि बचपन में उसके पिता की मारपीट ने एनी को हमेशा के लिए बचपन के उस खौफनाक साए में कैद कर दिया है। वो डर इतना गहरा था कि आज भी वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उसने खुद उस नर्क को झेला है। इसलिए वो किसी भी इंसान से ज्यादा अच्छे से जानती है कि एक सुरक्षित और प्यार भरा बचपन कितना जरूरी और कितना नाजुक होता है। आज वो यहाँ इसीलिए बैठी है। उसके अपने जख्म कभी नहीं भरे थे, इसलिए वो बस यही चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो लूसी के साथ ना हो। आखिरी कोर्ट सुनवाई की तैयारी के लिए रीटा ने सैम को अपने घर बुला लिया और पूरी रात चलने वाली एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने उसे एक एक शब्द सिखाया और सैम एकदम नई भाषा सीखने वाले बच्चे की तरह अटकटक कर दोहरा रहा था। रीटा को उससे सब कुछ याद रखने की उम्मीद नहीं थी। वो बस चाहती थी कि वो जरूरी बातें याद रखे। सिखाने के बाद रीटा ने सैम को पहनने के लिए एक सूट दिया ताकि वो एक समझदार इंसान लगे। कोर्ट वाले दिन जल्दबाजी के चक्कर में सैम ने गलती से अपने ऊपर कॉफी गिरा ली जो उसके कपड़ों पर हर जगह फैल गई। वो उसी बुरी हालत में कोर्ट पहुंचा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सैम ने रीटा को निराश नहीं किया। पिछली रात रीटा ने उसे जो भी सिखाया था उसने उन बातों से सारे जवाब एकदम सही दिए। जब रीटा को लगा कि वो केस जीत जाएंगे तभी दूसरे वकील ने एक सोचा समझा सवाल दागा। उसने सैम से पूछा, रिपोर्ट बताती है कि आपकी दिमागी हालत सिर्फ एक 7 साल के बच्चे जैसी है। एक बच्चा जिसे खुद देखभाल की जरूरत है वो कैसे सोच सकता है कि उसमें किसी दूसरे बच्चे की देखभाल करने की काबिलियत है? कुछ पल के लिए सैम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन वकील ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और तुरंत एक और खतरनाक सवाल पूछा। अगर आप अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप कहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इससे बेहतर जिंदगी की हकदार है? क्या आप हर दिन अपने मन में छुपकर खुद से ये सवाल नहीं पूछते? इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बिछाया गया जाल था जिसका जवाब कोई भी माता पिता एकदम सही तरीके से नहीं दे सकता था। क्योंकि प्यार का मतलब ही यही है कि आपको हमेशा लगता है कि आपने जो दिया है वो काफी नहीं है। कितना भी साथ रहो लेकिन एक कमी तो खटकती ही है। इसलिए सैम ने हार मान ली। उसने खुद ही लूसी की कस्टडी लेने का हक छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे प्यार किया लेकिन वो कोर्ट के सामने ये साबित नहीं कर पाया कि सिर्फ प्यार के बल पर वो अपनी बेटी की परवरिश कर सकता है। जब तय किए गए मिलने वाले दिन सैम बड़े प्यार से चुने गए फूल लेकर पहुंचा और जब वो पास गया तो उसने देखा कि लूसी के पास पहले से ही बहुत सारे खूबसूरत फूल थे। फिर उसने अपने हाथों में लिए उन फूलों को देखा जो बहुत फीके और बेकार लग रहे थे। अचानक उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सैम खुद को कमतर समझकर वहां से चला गया। उसे लगा कि अब लूसी को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सैम को यह नहीं पता था कि लूसी हर बार उस रास्ते को देखती रहती थी जहां से वो आता था और उसके हाथों के उन फूलों का इंतजार करती थी। उसके बाद बहुत लंबे समय तक सैम ने लूसी से मिलने का ख्याल अपने मन से पूरी तरह निकाल दिया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया जैसे उसने बाहरी दुनिया से अपना नाता ही तोड़ लिया हो। सैम को इतना उदास देखकर रीटा सब कुछ छोड़कर वहां आई। वो उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहती थी लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर मौजूद सैम उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। बेचैनी और फिक्र ने आखिरकार रीटा के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के नजारे पर पड़ी उसका सारा गुस्सा बर्फ पर गिरी आग की तरह एक झटके में ठंडा हो गया। वो हमेशा उससे एक समझदार इंसान की तरह बर्ताव करने की उम्मीद कर रही थी लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो भी महज एक 7 साल के बच्चे जैसा ही है। सामने बनी ये कागज की दीवार किसी बड़े इंसान की उदासी नहीं थी बल्कि ये तो एक ऐसे बच्चे का दर्द था जो अपनी पूरी ताकत लगाकर रो रहा था और उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता था। सैम के लिए रीटा एक बहुत ही कामयाब इंसान थी जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन सैम नहीं जानता था कि ये परफेक्ट जिंदगी जीने के लिए रीटा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे पता था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, फिर भी वो एक सुखी परिवार का दिखावा करती थी। टाइम ना दे पाने की वजह से उसका बेटा उससे दूर हो गया था। ऑफिस में एक होशियार वर्कर होना उसकी इकलौती पहचान बन गई थी और इसी वजह से वो अपनों के प्यार से भी दूर होती जा रही थी। हर कोई ऐसा लगता है कि कोशिश कर रहा है पर मैं नहीं कर पा रही। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी भी एक अच्छी। वो बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी लेकिन अंदर से वो खुद को सुन करने के लिए काम का सहारा लेती थी। सैम ने उसे समझाया कि बच्चों को महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते, उन्हें बस अपने माता पिता का साथ चाहिए होता है। सैम की वो मासूमियत और उसकी जिद ने
उसने अनजाने में रीटा को झकझोर दिया और उसे हकीकत दिखाई। इससे उसे अपनी जिंदगी को सुधारने की हिम्मत मिली, इसलिए वो चाहती थी कि सैम कभी हार ना माने। इसके बाद सैम को दूसरों के कुत्तों को घुमाने की एक नई नौकरी मिल गई। ये एक ऐसा काम था जिसमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी पड़ती थी और ये नौकरी उसे दुनिया के तनाव से दूर रखती थी। इस शांति वाले माहौल से हिम्मत जुटाने के बाद वो फिर से लूसी की देखभाल करने वाले परिवार से मिलने गया। उसकी नई माँ के मन में थोड़ा डर था, लेकिन जब उसने लूसी की बढ़ती खामोशी और उदासी के बारे में सोचा तो उसका दिल पिघल गया और उसने इस मुलाकात के लिए हाँ कर दी। सैम बहुत खुशी के साथ उसका इंतजार कर रहा था, पर लूसी ने उससे नाराजगी और गुस्से के साथ बात की। लूसी के वो सवाल सैम के दिल में एक सुई की तरह चुभ गए। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी को दुखी करेगा। इसलिए उस दिन के बाद से सैम रोजाना रास्ते में इत्तेफाक से मिलने का नाटक करता था। ये बात नई माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बाप बेटी दोनों उन बच्चों की तरह थे जिन्होंने कोई गलती की हो, उन्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। नई माँ ये सब देख रही थी। सैम को देखते वक्त लूसी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस उसके दिल में सैम की याद और उसके लिए प्यार छुपा था। इन सब चीजों का किसी खतरे या बुरे बर्ताव से कोई लेना देना नहीं था। सैम की बहुत याद आने की वजह से लूसी ने रोज रात को छुपकर निकलना शुरू कर दिया। वो अपने टेडी बियर को पकड़े हुए नाइट सूट में आधी रात को अकेले ही अपने पुराने घर की तरफ चल देती थी। सैम उसे देखकर परेशान भी होता था और खुश भी। फिर लूसी के सो जाने के बाद वो उसे वापस उसके नए घर छोड़ाता था। इसके बाद से लूसी ने बार बार घर से भागना शुरू कर दिया। पापा इस लंबी और बिना आवाज वाली बगावत में नई माँ का दिल पूरी तरह से पिघल गया था। इसलिए एक रात उसने खुद लूसी को सैम के घर छोड़ दिया। उसे लगता था कि इस बच्ची को एक आरामदायक और अच्छे पैसों वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन लूसी जब भी सोकर उठती उसे बस सैम के पास जाना होता था। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने उस जज से कहना चाहा था कि मैं लूसी को वो सब दे सकती हूँ जो उसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि वो एक झूठ होगा। मैं हमेशा से चाहता था कि उसकी एक माँ हो। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा हो जो उसका ख्याल रखे। आप वो लाल रंग है जो उसने अपनी पेंटिंग में भरा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप वही लाल रंग है। शुक्रिया सैम। वो दिल से चाहती थी कि दोनों परिवार मिलकर लूसी की परवरिश करें। वो अपनी बेटी की जिंदगी में उस प्यार की कमी को पूरा करना चाहती थी जो एक माँ ही दे सकती है। और फिर आखिर में नतीजा सबके सामने था। लूसी वापस सैम के पास लौट आई। प्यार करने का हक कभी किसी डिग्री, IQ या फिर पैसों के सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा होता। ये उन पलों में झलकता है जब आप अपने काम छोड़कर बस सामने वाले की बात सुनते हैं। ये आपके उस सब्र में दिखता है जब आप कुछ समझ नहीं पाते फिर भी समझने की कोशिश करते हैं।